गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का HBSC क्वेश्चन पेपर 2023 का कोड डी डिस्कस करेंगे। कोड डी में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है मोलैलिटी, सेकंड नॉर्मलिटी, थर्ड मोलैरिटी एंड फोर्थ वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास मोलैलिटी। एनसीईआरटी बुक में सिंपल लाइन में गिवन है कि जो मोलैलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। सेकंड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं, जिनमें से करेक्ट आंसर हमारे पास है सी 0.0 वोल्ट। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0.0 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट रेट लॉ इक्वेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है कि जो हमारे पास ए रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर है फर्स्ट और जो बी रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर कितना है सेकंड। तो उसके लिए रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर किसके लिए है ए के लिए और सेकंड ऑर्डर बी के लिए। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर ए के लिए ये है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पावर यहाँ पर 1 है, और सेकंड ऑर्डर बी के लिए यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 2। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास, इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, यहाँ चेक कीजिए। नंबर ऑफ लिगेटिंग स्पीसीज को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो यहाँ NH3 2 Cl और NO2 यहाँ लिगेंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो NH3 भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्लोरीन भी, और NO2 ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा हुआ है तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पर 1 2 और 2 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमें गिवन हैं, जिसमें से सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस में हमें जो प्रायोरिटी दी जाती है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को दी जाती है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग फास्ट होता है। क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर। विलियमसन सिंथेसिस मेथड में हम क्या प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट एल्कोहल, सेकंड ईथर, थर्ड अमीन एंड फोर्थ कीटोन्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ईथर। हम विलियमसन सिंथेसिस मेथड से ईथर प्रिपेयर करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CH3CH CH3 CH2 CHO। तो यहाँ पर देखिए ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है यहाँ पर, और 4 कार्बन की चेन में थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखिए 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ आप 1 ना भी यूज़ करें तब भी ये गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो एन, और 1 अल। ये आपके पास हो जाएगा IUPAC नेम। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हमें यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं और उनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरोमेटिक अमीन्स लेस बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमीन से। ठीक है, तो ये तो 4th पोजीशन पे हो जाएगा। ये सबसे कम बेसिक रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये सबसे कम बेसिक रहेगा। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिख लें तो ऑर्डर होता है हमारे पास 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन NH3 अमोनिया, और उसके लास्ट में है फिर एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है, C2H5 एक बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप में ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगर ये स्मॉलर ग्रुप होता लाइक CH3 तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाता 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बल्की ग्रुप है तो देखिए सबसे पहले 2 डिग्री एल्काइल अमीन के हिसाब से हो जाएगा ये वाला फर्स्ट पोजीशन पे। सबसे ज़्यादा बेसिक जो रहेगा वो C2H5 होल ट्वाइस NH ये रहेगा। उसके बाद 3 डिग्री हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, और फिर है 1 डिग्री है ये वाला जो सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा, और थर्ड पोजीशन पे अमोनिया हो जाएगा, लास्ट में एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फिल इन द ब्लैंक व्हेन K इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ लीटर स्क्वायर मोल -2 पावर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर हम जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट से हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर तो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये हमारे पास।
तो ये थर्ड ऑर्डर किस तरह से, देखिए रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड पर सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। तो अगर n पावर है और अगर हम यहाँ पर n की जगह क्या ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पर ले लेते हैं, पावर जो है उसको 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर मोल की पावर 3 हो जाएगी और लीटर जो इनवर्स में है उसकी पावर -3 हो जाएगी। तो जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल -2 पावर लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, जो बिल्कुल सिमिलर है इस वैल्यू में, ठीक है, इस वैल्यू के बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर एक इनकम्प्लीट रिएक्शन है CH3CH2OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन है 413 केल्विन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा ईथर C2H5O C2H5, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर होता 443 केल्विन 443 केल्विन होता तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाती, डिहाइड्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता और यहाँ पर एल्कीन बन जाता, ईथीन यहाँ पर बन जाता, लेकिन यहाँ पर 413 केल्विन, तो यहाँ ईथर फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो वो है सकरवी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत सिंपल डेफिनेशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड इफ एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए बहुत सिंपल है, अगर हम यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं, देखिए इस तरह से एक कंटेनर हमने यहाँ पर ले लिया है, कुछ इस तरह से, देखिए ये हमने यहाँ पर जॉइंट में 2 कंटेनर लिए हैं, ठीक है, एक है सॉल्यूशन साइड, एक है सॉल्यूशन साइड और एक है सॉल्वेंट साइड, सॉल्वेंट साइड है और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। देखिए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड, इनिशियली जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो किस तरफ होता है, सॉल्यूशन की तरफ होता है, थ्रू अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड, अपनी साइड से किस तरफ जाता है, सॉल्यूशन की साइड में जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब सॉल्वेंट के इस फ्लो को हमें स्टॉप करना है, तो अगर हमें स्टॉप करना है तो इस सॉल्वेंट का जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर हमें अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्यूशन की तरफ से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कैन बी स्टॉप्ड इफ एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। अगर हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं, हमें सॉल्यूशन का फ्लो इस तरफ नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन का फ्लो इस तरफ नहीं करना है, केवल इसके फ्लो को स्टॉप करना है, तो इक्वल अमाउंट में प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिससे ये फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। देखिए सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव काउंटर आयन है तो इसकी नेमिंग करेंगे पोटासियम, उसके बाद यहाँ पर लिगेटिंग स्पीसीज है C2O4 जिसको हम ऑक्जिलेटो के नाम से यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग इसकी करते हैं, और 3 है तो इसलिए ट्राई लगाया गया है, ट्राई ऑक्जिलेटो और फेरेट। जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव काउंटर आयन तभी प्रेजेंट होता है वहाँ पर फेरस की जगह क्या आ जाएगा, फेरेट आ जाएगा, चाहे वो फेरिक हो चाहे फेरस आयन हो, वहाँ पर लास्ट में 8 यूज होगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि काउंटर आयन आपके पास चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, लेकिन उसे यहाँ पर सिंपल वे में एक ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते थे ट्राई पोटासियम, लेकिन हमने क्या लिखा है, केवल पोटासियम, क्योंकि काउंटर आयन केवल 1 ही काउंट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी पोटासियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 2 रिएजेंट हैं, एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में KMnO4 और एसिडिफाइड या एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7। इन दोनों में से किसी का भी हम यूज करके प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 4.6 ग्राम इथेनॉल इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमें यहाँ पर मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, 4.6 ग्राम इथेनॉल जो कि सॉल्यूट है उसका वेट दिया हुआ है और 200 ग्राम ऑफ बेंजीन में उसे डिसॉल्व किया गया है। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब इथेनॉल जो हमारे पास सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पर इसका मोलर मास होता है 46 ग्राम मोल इनवर्स, जो इथेनॉल है इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो 46 ग्राम मोल इनवर्स इसका मोलिकुलर मास आएगा। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 4.6 ग्राम, ठीक है, तो इसे कैलकुलेट किया है 0.1 मोल, और मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें 200 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर फाइनली हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोलल, ठीक है। तो मोलैलिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.5 मोलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमें हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन करना है। देखिए
NCERT के अकॉर्डिंग इट इज़ द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। NCERT में कहा गया है कि हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जब कोई भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होके रिड्यूस हो जाती है और उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट रहता है रिएक्टेंट में, केवल हाफ अमाउंट ही प्रेजेंट रहता है, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन हाफ कॉन्सेंट्रेशन उसकी चेंज हुई है, उसमें जो टाइम लगा है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम। सेकेंड है रेट ऑफ रिएक्शन। इट मे बी डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको डिफाइन किया गया है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम, जिसके लिए फॉर्मूला है ROR माइनस डेल R अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल टी। तो माइनस यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती है। जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने पर उसका जो चेंज आएगा वो माइनस आएगा। तो उस माइनस को हम क्या करेंगे, प्लस करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन यूज़ कर लेते हैं, जबकि प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉलीडेंटेट एंड बाइडेंटेट लिगेंड्स विद एग्जांपल। हमें यहाँ पर पॉलीडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड्स को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम बाइडेंटेट लिगेंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं NCERT के अकॉर्डिंग। ए मॉलिक्यूल विच कंटेन्स two donor atoms and hence form two coordinate bonds with the central metal atom is called bidentate ligand। देखिए बहुत सिंपल है बाइडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन। जिस लिगेंड के पास टू डोनर साइट हो, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एग्जांपल जो गिवन है, यहाँ टू डोनर स्पीसीज हमारे पास है NH2 NH2, ठीक है। तो ये टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी सेंट्रल मेटल के साथ, जिस भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये अटैच होंगी तो ये टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगी, और ये सिंगल लिगेंड है। ये सिंगल लिगेंड है जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद है व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल ligand is said to be polydentate ligand। एग्जाम्पल EDTA4 नेगेटिव। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट जो हमारे पास है, इसमें 4 लिगेटिंग स्पीसीज होती हैं जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं, मतलब ये एक ही लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, पॉलीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SN1 रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। NCERT के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है those reaction in which rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant। देखिए वो सभी रिएक्शंस जिसमें रिएक्शन की रेट केवल एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन एग्जांपल के लिए हमारे पास है टर्शरी एल्काइल हैलाइड, और वो एक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो इसमें जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म है क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट है केवल एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। यहाँ पर रीजन पूछा गया है कि ट्रांजिशन मेटल्स और उसके बहुत सारे कंपाउंड्स एक गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स पोजेस कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू, इसका रीजन बताया गया है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू विच दे कैन फॉर्म ए वैरायटी ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। पहला रीजन है जिसमें बताया गया है कि ट्रांजिशन मेटल्स बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारे इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोडक्ट में फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड रीजन है यहाँ पर लार्ज सरफेस एरिया, सो दैट रिएक्टेंट आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस एरिया, क्योंकि मेटेलिक सरफेस एरिया लार्ज होता है जिस पर वो रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करके किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें गुड कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ मिथॉक्सीबेंजीन। हमें यहाँ पर मिथॉक्सीबेंजीन का एल्काइलेशन करना है। मिथॉक्सीबेंजीन के साथ जब हम मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कर रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारे पास दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, एक तो पैरा सब्सटीट्यूटेड है और एक ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है, ठीक है। पैरा वाला मेजर बोला जाएगा और ऑर्थो वाला माइनर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ मिथॉक्सीबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इथेनल टू ब्यूट टू इन अल। यहाँ पर चेक कीजिए इथेनल जो हमारे पास है इसको कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इन अल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन करेंगे जो किसकी प्रेजेंस में होगी, NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ से हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। एल्डोल प्रोडक्ट मीनिंग क्या है इसका, जिसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम इसे हीट करेंगे, हीट करने पर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने से यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी नेमिंग करेंगे तो ब्यूट टू इन अल। तो यहाँ पर इस कन्वर्जन में हमने जो मेथड यूज किया है उसका नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बाइलमिन रिएक्शन।
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म फाउल स्मेलिंग कार्बाइल अमीन। यहाँ पर हम अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे हैं 3 मोल ऑफ KOH एल्कोहलिक मीडियम में, तो यहाँ से हमें कार्बाइल अमीन एज अ प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। यहाँ से हमसे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछी है, व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब हम एक सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट कर देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, देयर इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सॉल्यूशन। तो वहाँ पर एक स्पॉन्टेनियस, एक नेचुरल फ्लो बनता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन कंपार्टमेंट की तरफ। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का तो हमने पता कर लिया कि सॉल्वेंट कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन कंपार्टमेंट की तरफ अगर फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स बिल्कुल हो जाएगा सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। देखिए, इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। देखिए, सॉल्यूशन साइड में हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का जो फ्लो है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ हो जाएगा। तो देखिए, द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन दिस वे द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंड सो द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका रीजन है द रीजन फॉर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ड्यू टू द सोल्यूट पार्टिकल दैट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएशन रिएक्शन में, एसोसिएशन में और डिसोसिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट होता है, मतलब या तो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशंस। यहाँ पर फर्स्ट है 1 मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्जन के लिए हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कराने पड़ेंगे और यहाँ से ये रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो चाहिए हमें 1 फैराडे। बहुत सिंपल है। लास्ट जो कोड हैं ABC, इनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो 1 फैराडे यहाँ पर चार्ज चाहिए 96500। बी पॉइंट है 1 मोल ऑफ ZnO2 Zn। तो यहाँ पर देखिए जिंक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो हो जाएगी Zn2 पॉजिटिव +2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर दैट रिएक्शन Zn, ठीक है, जो न्यूट्रल फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ चेक कीजिए +2 से 0 में कन्वर्ट होने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कितनी हो जाएगी 2 फैराडे। तो 96500 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 193000 कूलम, इतना चार्ज हमें रिक्वायर्ड रहेगा इस रिडक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट है 1 मोल ऑफ CrO3 टू Cr3 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है CrO3 +3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर दैट रिएक्शन Cr3 पॉजिटिव। तो देखिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रही है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और +6 को +3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायर है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितनी रहेगी 3F, मतलब 3 फैराडे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 96500 और 289500 कूलम यहाँ पर चार्ज आ जाएगा हमारे पास आंसर के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। What are the rate of production of N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10 to the power -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बहुत ही सिंपल है। न्यूमेरिकल हमें गिवन है जिसमें डिकम्पोजिशन किया गया है NH3 का प्लेटिनम की सरफेस पर और ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ पर हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है N2 का और H2 का, अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो देखिए हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है NH3 के लिए 2NH3 आफ्टर दैट रिएक्शन N2 + 3H2। तो प्लेटिनम सरफेस पर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल 1/2 माइनस यूज हुआ है रिएक्टेंट के लिए, तो -1/2 dNH3/dt इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर साइन यूज हुआ है प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो N2 में N2 1 मोल है तो यहाँ पर 1 यूज किया गया है और यहाँ पर 3 मोल है तो 1/3 यूज किया गया है, मतलब तीनों को इक्वल किया गया है। -1/2 यहाँ पर 1 और यहाँ +1/3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है रेट के लिए, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K। अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं तो रेट किसके इक्वल है, K के इक्वल है, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं, क्योंकि रेट हमारे पास इन तीनों एक्सप्रेशंस के इक्वल भी है, ठीक है, और यहाँ पर रेट K के इक्वल भी है, तो इन सबको इक्वेट कर दिया है। इक्वेट करने के बाद रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, अगर N2 के लिए चेक करते हैं तो यहाँ 1 मोल है, 1 मोल इज इक्वल टू जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वही रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए आ जाएगी N2 की वैल्यू।
बाद अगर H2 की बात करते हैं तो देखिए H2 में हमारे पास है 1/3 DH2/dt, ठीक है। तो वहाँ पर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴, मतलब K की वैल्यू में। तो वहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁴, मतलब जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है बिल्कुल उसी के इक्वल। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई FeH2O6 3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज FeCN6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक। बहुत सिंपल है। इन प्रेजेंस ऑफ Cn नेगेटिव ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द 3d5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप लीविंग ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 फॉर्मिंग एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहुत ही सिंपल रीजन है। देखिए सबसे पहले है FeCN6 के लिए, जो Cn है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3d5 के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको पेयर अप कर देगा कुछ इस तरह से। देखिए ये हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से चेक कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे पेयर अप, ठीक है। पेयर अप होने पर केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा सेकंड कंपाउंड के केस में, ठीक है। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बचने की वजह से यहाँ पर ये वीकली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। जबकि अगर हम बात करें सेकंड कंपाउंड में, तो जो H2O है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है और ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करेगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2, जिसमें पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं वो उतना ही स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स। तो यहाँ पर हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है C5H12 और इसके हमें आइसोमेरिक फॉर्म्स चेक करने हैं और उनकी फोटोकेमिकल रिएक्शन करनी है, क्लोरिनेशन करना है और हमें प्रोडक्ट चेक करने हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है क्वेश्चन में, ये सिंगल मोनोक्लोराइड, हमें आइसोमेरिक फॉर्म में ये चेक करना है कि कौन सी आइसोमेरिक फॉर्म है जिसमें केवल एक ही सिंगल टाइप का मोनोक्लोराइड फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये है आइसोमेरिक फॉर्म, जिसमें C5H12 फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं, 5 कार्बन है और 12 है हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर हम इसका क्लोरिनेशन करते हैं, मतलब इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करते हैं, तो सभी कार्बन बिल्कुल इक्वल हैं। किसी भी कार्बन पर से एक हाइड्रोजन हटाकर हम उसके साथ क्लोरीन अटैच कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, मतलब सब सिमिलर हैं। किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर आप ये वहाँ पर क्लोरीन अटैच करेंगे तो केवल आपको मोनोक्लोराइड ही मिलेगा, डाइक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड नहीं मिलेगा। देखिए ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन विल गिव द सेम प्रोडक्ट। हर बार आपको सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। पॉइंट है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। यहाँ पर अगर हम आइसोमेरिक फॉर्म चेक करें तो ऐसी आइसोमेरिक फॉर्म चाहिए जिसमें 3 अलग अलग पोजीशंस पे हम क्लोरीन को ऐड कर सकें। तो यहाँ पर कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पर एक बार अगर हम फर्स्ट कार्बन पे अटैच करेंगे तो ये 1 क्लोरो कहा जाएगा, यहाँ पर 2 क्लोरो और यहाँ पर 3 क्लोरो। तो तीनों बार अलग अलग कंपाउंड हमें यहाँ पर मिलेगा, लेकिन रहेगा मोनोक्लोराइड ही, मतलब हर बार एक ही क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। थर्ड है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब हमें C5H12 की एक आइसोमेरिक फॉर्म चेक करनी है जिसमें 4 डिफरेंट पोजीशंस पे हम क्लोरीन को अटैच कर सकें। तो देखिए हमारे पास है CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर हमने एक ब्रांच फॉर्म में CH3 अटैच कर दिया है। तो यहाँ 4 पोजीशंस डिफरेंट बन रही हैं। A ये तो सेम है, B C D। यहाँ पर हम एक एक बार अगर क्लोरीन अटैच करते हैं तो वो बोला जाएगा मोनोक्लोराइड, ठीक है। लेकिन 4 अलग अलग यहाँ पर पोजीशंस हैं, A B C और D। ये 4 पोजीशंस हमारे पास हैं जिससे हम 4 अलग अलग मोनोक्लोराइड्स फॉर्म कर सकते हैं। राइट द 3 स्टेप्स मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। इथीन से इथेनॉल बनाने के लिए जो मैकेनिज्म के स्टेप हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O1 पॉजिटिव। तो यहाँ पर चेक कीजिए, सबसे पहले हमने वाटर का प्रोटोनेशन किया है, वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया है H3O1 पॉजिटिव में। उसके बाद इथीन की रिएक्शन उस प्रोटोनेटेड वाटर के साथ कराई है, देखिए उसे फिर प्रोटोनेटेड किया है। ये जो एल्कीन है ये क्या हो गया है, प्रोटोनेटेड हो गया है। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O1 पॉजिटिव। ये H3O1 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर अटैक करेगा और इसको कार्बोकटाइन में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकटाइन। अब वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, ये वाला, ये वाटर मॉलिक्यूल इसी कार्बोकटाइन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास अब लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और इससे क्या कर देगा, इसके साथ ये कंप्लीटली जुड़ जाएगा CH2OHH यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है इसको हमें डीप्रोटोनेट करना है, मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक करने का काम वाटर मॉलिक्यूल ही करेगा, खुद को प्रोटोनेटेड कर लेगा और इसको डीप्रोटोनेशन कर देगा, खुद को प्रोटोनेटेड कर देगा और इसका डिप्रोटोनेशन कर देगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से H3O1 पॉजिटिव बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएगा, जो हमने यहाँ से कैटलिस्ट के तौर पे H पॉजिटिव हमने यहाँ से यूज़ किया था। ठीक है, तो ये 3 मेन स्टेप्स हैं मैकेनिज्म के, जिसमें हम ईथीन से क्या फॉर्म कर रहे हैं, इथेनॉल फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हमें यहाँ पर हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पर शॉर्ट नोट लिखना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। हॉफमान डेवलप्ड ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। हॉफमान ने एक मेथड डेवलप किया जिसमें हम प्राइमरी अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड क्या है, बाई ट्रीटिंग एन अमाइड विद ब्रोमीन इन एन एक्वस सॉल्यूशन और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइमरी अमीन प्रिपेयर करने के लिए अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करनी है, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करनी है। या तो आप एक्वस मीडियम ले सकते हैं या फिर इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। यहाँ पर इथेनॉलिक सॉल्यूशन लिया है, मतलब एल्कोहलिक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और वहां से फिर प्रिपेयर हुआ है प्राइमरी अमीन। द अमाइड सो फॉर्म्ड कंटेन 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द अमाइड। देखिए ये जो अमाइन है हमारे पास, यहाँ अमाइन यूज होगा, अमाइन सो फॉर्म, ये जो अमाइन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इस अमाइन में रिएक्टेंट की अपेक्षा 1 कार्बन कम रहेगा। जितना अमाइड में आप कार्बन यूज करते हैं, देखिए 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द अमाइड, अमाइड में जितने कार्बन आपने यूज किए हैं उससे एक कार्बन कम हो जाएगा इस प्रोडक्ट में। क्वेश्चन है वाई डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक अमीन्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि डाइजोनियम सॉल्ट्स जो है एरोमेटिक अमीन के वो ज़्यादा स्टेबल हैं एलिफेटिक अमीन से, उसका रीज़न बताइए। The diazonium salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amine due to dispersal of positive charge on the benzene ring। अब ये हम जानते ही हैं कि एरोमेटिक रिंग पर जो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होता है या फिर डिलोकलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, उसकी वजह से बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल हो जाती है। और जब बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल हो जाएगी तो डाइजोनियम सॉल्ट किस में बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड में बन रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड भी हाईली स्टेबल हो जाएगा एलिफेटिक अमीन की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ग्लाइकोसाइडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज। हमें यहाँ पर 2 टर्म डिफाइन करनी है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज। 2 मोनोसैकेराइड ऑक्साइड लिंकेज से जॉइंट किए गए हैं, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और इसी लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पर देखिए हमने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज को यूज किया है। ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है किसके, सुक्रोज के। सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर चेक कीजिए वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 मोनोसैकेराइड है यहाँ पर और वो जॉइंड हैं बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, एक ऑक्साइड लिंकेज से, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और इसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेकेंड है पेप्टाइड लिंकेज, द रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एमिनो एसिड्स। अगर हम रिएक्शन करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेम हो या डिफरेंट हो, एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होने चाहिए और वो सेम हो या डिफरेंट हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसीड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो ग्रुप वन मॉलिक्यूल विद कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर कहा गया है जिसमें से एक एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्साइल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ 2 अल्फा एमिनो एसिड यूज किए हैं, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है, तो ये देखिए ये यहाँ पर NH2 ग्रुप, इस मॉलिक्यूल का NH2 ग्रुप इन्वॉल्व है और इस मॉलिक्यूल का COOH ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व है रिएक्शन में। तो यहाँ से OH का लॉस हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया, तो यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया है, जिसको एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। देखिए CONH। क्वेश्चन है व्हाट आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स की डेफिनेशन पूछी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखिए अल्फा एमिनो एसिड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अल्फा एमिनो एसिड्स, वो सभी अल्फा एमिनो एसिड्स जो ह्यूमन बींग की हेल्थ और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं, बट आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जो हमें बाहर से फिर लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोरोजन को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय गैसेज एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसमें कहा गया है मेटल धीरे धीरे खराब होता है, ये जो प्रोसेस है कोरोजन की, इसमें क्या होता है, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स धीरे धीरे खराब होते हैं बाय गैसेज एंड वाटर वेपर्स, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स और एसिडिक गैसेज प्रेजेंट हैं,
ठीक है, उनकी वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। और ये वाटर वेपर और गैसेस उन मेटल्स के साथ मिलकर कुछ कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, जैसे ऑक्साइड है, सल्फाइड्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, इज कॉल्ड कोरोजन। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो फर्स्ट है बैरियर प्रोटेक्शन। ए थिन फिल्म इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। हमें इस बैरियर प्रोटेक्शन में क्या दिया गया है? एक पतली सी परत हम प्रोवाइड करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे आयरन और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए है कि हम सरफेस को पेंट कर देते हैं, आयरन सरफेस को पेंट कर देते हैं, या फिर एक थिन फिल्म चढ़ा देते हैं ग्रीस की, या उस पर ग्रीस यूज़ कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? एक थिन फिल्म यूज़ हो जाएगी एटमॉस्फेयर और आयरन के बीच में, जिससे उस पर जंग नहीं लगेगा। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। In this method, iron surface is covered with a more electropositive metal than iron, which get oxidized in preference to iron. इस मेथड में हम क्या करेंगे? इस मेथड को गैल्वेनाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, जिसमें हम जिंक की परत चढ़ा देंगे। एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल चाहिए ना, तो उसमें परफेक्ट एग्जांपल है जिंक। जिंक की हम यहाँ पर परत चढ़ा देंगे आयरन पर, जिससे क्या होगा कि आयरन पर तो जंग नहीं लगेगा और जिंक ऑक्सीडाइज होता रहेगा, जिससे हम लोहे की सुरक्षा कर सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इस मेथड में जो आयरन है वो वाटर में डिप है, और उस वाटर में डिप आयरन को हम वायर के थ्रू एक एक्टिव मेटल से अटैच कर देंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम है या जिंक है, और ये मेटल एनोड की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। किसकी जगह? आयरन की जगह। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उस मेटल का होगा जो उस वायर से अटैच है आयरन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स मीथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर हमें मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 0.025 मोलर सॉल्यूशन की। मीथेनोइक एसिड है ना आपके पास, तो इसमें मोलरिटी गिवन है और इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू है ये भी गिवन है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा नॉट एच CO नेगेटिव, मतलब कैटाइन और एनाइन के लिए भी वैल्यूज हमें गिवन है, क्योंकि प्योर फॉर्म में जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव के लिए। तो सबसे पहले चेक कीजिए, हमें अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए, देखिए कैप M नॉट है ना, तो ये कैप M नॉट का मतलब होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो यहाँ पर अगर इससे चेक करते हैं तो इसका जो प्लस कर लेंगे हम, ये जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, और प्लस करने के बाद हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी 404.25 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और जो हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है वो है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, वो गिवन है। अब एल्फा क्या है? एल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला है कैप एम सी डिवाइडेड बाई कैप एम नॉट। कैप एम नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें यहाँ पर रखनी है, जो कैलकुलेट हमने की है, और जो हमें गिवन है वो हमारे पास है 46.1। इसे सॉल्व किया तो 0.114 हमारे पास आया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट पॉइंट था, जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद चेक कीजिए, अगर हम रिएक्शन को करते हैं तो HCOOH, आफ्टर दैट रिएक्शन HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस तरह से होगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम C मान लेते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट हमारे पास 0 रहेगा। लेकिन अगर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में जो रिएक्टेंट है वो C अल्फा अमाउंट में डिसोसिएट हो जाता है, C का अल्फा अमाउंट क्या होता है? डिसोसिएट होता है। इसी को तो हम बोल रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हमें कांस्टेंट निकालना है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो हो जाएगा C अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा। लास्ट कोड में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, C अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा। तो यहाँ C क्या है हमारे पास? मोलैरिटी। मोलैरिटी है 0.025 इंटू एल्फा हमारे पास क्या है? एल्फा स्क्वायर। एल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या है? 0.114 हमारे पास एल्फा की वैल्यू आई, तो इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा, 1 माइनस 0.114 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट के लिए 3.67 × 10⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कॉपर नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 20 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये सेम टाइप क्वेश्चंस हम तीनों कोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो करंट हमारे पास है 0.5 एम्पियर, 20 मिनट्स हैं, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो 600 गुलाम आ गया। ठीक है, 600 गुलाम हमारे पास चार्ज की वैल्यू है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन अगर चेक करते हैं तो देखिए, कॉपर यहाँ पर +2 फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको अगर रिड्यूस करते हैं तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ चेक कीजिए 2 इंटू एफ की वैल्यू, फैराडे की वैल्यू है 96500 गुलाम, तो 2F चार्ज चाहिए हमें कॉपर, 1 मोल कॉपर के डिपोजिशन के लिए। 1 मोल कॉपर अगर हमें डिपोजिट करना है तो इसका एटॉमिक मास हमें गिवन है 63.5 ग्राम। ठीक है, इतना मास डिपॉजिट हो जाएगा अगर हम इतना चार्ज ट्रांसफर करें, 2 फैराडे चार्ज अगर हम ट्रांसफर करें। तो हमें पूछा है 600 गुलाम के लिए कि 600 गुलाम चार्ज अगर पास किया जाए तो कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो यहाँ चेक कीजिए, 600 गुलाम के लिए हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 मल्टीप्लाई 600। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.197 ग्राम। इतना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा
कैथोड पर। क्वेश्चन है व्हाट इज कॉलरुच लॉ, डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस विद एग्जांपल। कॉलरुच लॉ को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सम होती है किसका, जो उसके एनायंस हैं और उसके कैटायंस हैं उनका सम होती है। तो यहाँ पर जनरली अगर हम बात करें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये सिंबल है इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा नॉट प्लस प्लस वी माइनस लैम्डा नॉट माइनस। तो यहाँ पर लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस हमारे पास क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज हैं कैटायंस की और एनायंस की प्योर फॉर्म में, ठीक है। ये जो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज हैं, और वी प्लस और वी माइनस क्या है हमारे पास, कैटायंस और एनायंस हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जिसको हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम मोलर कंडक्टिविटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कॉलरुच लॉ की हेल्प से, वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें अल्फा इज इक्वल टू कैप एम सी डिवाइडेड बाई कैप एम नॉट। ये न्यूमेरिकल अभी हमने किया था, उसमें हमने अल्फा इज इक्वल टू इस फॉर्मूले को यूज किया था। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम कॉलरुच लॉ की हेल्प से डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, सी अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो रीजंस हैं वो फर्स्ट हमारे पास है द हाई चार्ज ऑन द ट्रांजिशन मेटल आयंस। मेटल आयंस जो हमारे पास हैं ट्रांजिशन के, उन पर हाई चार्ज प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास क्रोमियम, क्रोमियम में +6 चार्ज है और मैग्नीज में +6 चार्ज प्रेजेंट होता है। इसी तरह से आयरन में भी, आयरन में +2 भी होता है और आयरन में +3 भी होता है, इस तरह से, ठीक है। तो हाई चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से भी ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। सेकंड रीजन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर अकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स एटम। अब लिगेंड जो हमारे पास होते हैं वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए ट्रांजिशन मेटल्स के पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं ना, द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं किसके लिए, लिगेंड्स एटम्स ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास है FeH2O6 3 पॉजिटिव, निकल Cl4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन, आयरन 2 पॉजिटिव और H2S। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पोटासियम डाइक्रोमेट किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा आयोडाइड आयन को, आयरन 2 पॉजिटिव आयन को और H2S को। राइट आयनिक इक्वेशंस फॉर ऑल रिएक्शंस, इन सभी रिएक्शंस के लिए आयनिक इक्वेशंस हमें लिखनी है। तो देखिए जब पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करेगा आयोडाइड आयन को, इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन, आयोडाइड को -1 से और 0 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। सेकंड में इट ऑक्सीडाइज आयरन फेरस टू आयरन फेरिक, फेरस आयन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा, +2 से +3 में कन्वर्ट कर देगा। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और सल्फर में 0 है, तो यहाँ पर इसको भी इसने क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। और तीनों में कॉमन क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव, तीनों में सेम हमारे पास कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, इन तीनों कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन हुज एटॉमिक नंबर इज 27। तो एटॉमिक नंबर 27 जिस एलिमेंट का है उसके डाइवेलेंट आयन की फॉर्म में उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम चेक करते हैं, मेटल M हम उसको मान लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 27, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d7 4s2। अगर डाइवेलेंट आयन में हम चेक करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन M2 पॉजिटिव की फॉर्म में हो जाएगा 3d7, इस तरह से कुछ, D में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। तो इस जो 3D है, इस 3D में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है √n स्मॉल ब्रैकेट n+2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Bm। यहाँ पर n की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगे। और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.87, कितना आंसर आ जाएगा 3.87 Bm बोर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स विद रेफरेंस टू। हमें यहाँ पर एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री को कंपेयर करना है
फर्स्ट रेफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस लिया है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स इज XE 4F1214 5D0 6S2। ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनॉइड्स के लिए। जबकि एक्टेनॉइड्स के लिए चेक करें तो रेडॉन है Rn 5F1214 6D021 7S2। तो आप चेक कर सकते हैं लैंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन 4F सबशेल में फिल हो रहे हैं और एक्टेनॉइड्स में 5F में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। सेकंड है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लैंथेनॉइड्स शो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 आउट ऑफ विच +3 इज मोस्ट कॉमन। तो यहाँ पर रीजन बताया है ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4F 5D एंड 6S। इन ऑर्बिटल्स के बीच में लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से लैंथेनॉइड्स लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो आपके पास गिवन है। इनमें से +3 मोस्ट कॉमन है। जबकि एक्टेनॉइड्स के बारे में है एक्टेनॉइड्स शोज ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल है 5F 6D और 7S सबशेल के बीच में। थर्ड रेफरेंस है केमिकल रिएक्टिविटी। इन जनरल द अर्लियर मेंबर ऑफ सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव। अगर लैंथेनॉइड्स की बात करें तो यहाँ पर एनसीईआरटी में इस तरह का एक सर्कल बना के दे रखा है जिसमें लैंथेनॉइड्स अलग अलग रिएक्शन दिखा रहे हैं विद एसिड्स, विद हेलोजेंस, विद H2O, विद कार्बन, विद नाइट्रोजन, विद सल्फर, बर्न इन ऑक्सीजन। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी यहाँ पर ये इस सर्कल के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं और जो जो कंपाउंड बनते हैं वो भी यहाँ पर कॉमन फॉर्म में शो कर रखे हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स है या हेलाइड्स है या एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, या सल्फर के साथ सल्फाइड है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड है, कार्बन के साथ कार्बाइड है, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड है। ये सब की सब कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। अगर एक्टेनॉइड्स की बात करें तो देखिए एक्टेनॉइड्स में है दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से कब ज़्यादा रिएक्टिव माने जाएंगे जब ये फाइनली डिवाइडेड रहेंगे, मतलब पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल पाउडर फॉर्म इनकी यूज़ की जाए तब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स। अगर हम बॉइलिंग वाटर के साथ इनकी रिएक्शन करते हैं तो ये हमें ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का मिक्सचर देते हैं। एंड कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल्स टेक्स एट मॉडरेट टेम्परेचर। और अगर हम इन मेटल्स की रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ करें तो ये मॉडरेट टेम्परेचर पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है हाइड्रोकार्बन से, उसका रीजन बताइए। तो इसका आंसर है द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर held together by weak van der Waals forces of attraction while those of propanol are held together by strong intermolecular hydrogen bonds। बहुत सिंपल रीजन है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स वीक वैन डर वाल फोर्सेस से अटैच होते हैं। ठीक है, जबकि जो प्रोपेनॉल है वो क्या है, एक एल्कोहल है, एल्कोहलिक मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उसमें स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है बॉन्ड्स का जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ही प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है और हाइड्रोकार्बन का कम हो जाता है। इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। देखिए बहुत सिंपल रीजन है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हम थ्योरी लिखेंगे। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग -R एंड -I इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इसलिए ये -R माइनस रेजोनेंस इफेक्ट पैदा करता है और -I माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड डिक्रीजेज, जिसकी वजह से जो फिनॉल मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन का लॉस है वो बहुत आसान हो जाता है, और जो आसानी से प्रोटॉन लॉस कर देता है उसी को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें सेकंड में जो हमारे पास है, इन कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू +R एंड +I इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो +R इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये प्रोटॉन का लॉस डिफिकल्ट हो जाता है। प्रोटॉन का लॉस डिफिकल्ट होगा तो वो एसिड वीक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है वाई एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। जो एल्कोहल है वो लेस एसिडिक है फिनॉल से, उसका रीजन देखिए ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन बनता है लेफ्ट आफ्टर लॉस ऑफ ए प्रोटॉन, जब इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, लॉस हो जाता है प्रोटॉन का, फ्रॉम फिनॉल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और उसके बाद ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, वाइल अल्कोक्साइड आयन नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जबकि अगर एल्कोहल में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए एज ए प्रोटॉन तो ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। जो एल्कोहल है वो लेस एसिडिक होता है फिनॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है, उनके लिए इक्वेशन लिखनी है। देखिए ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल
अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं CH2 मीडियम में, कार्बन डाइसल्फाइड के मीडियम में करते हैं और टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, एक तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल और एक ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। तो जो पैरा प्रोडक्ट है ये मेजर रहेगा और ऑर्थो माइनर रहेगा। सेकंड क्या है, डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। अगर हम डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है सेम एज जैसे ब्रोमीन के साथ हुआ था कि मेजर हमारे पास पैरा प्रोडक्ट रहेगा और माइनर ऑर्थो प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, इस कोड का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन है उसको हम चेक कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर हमें कुछ इनकम्प्लीट इक्वेशंस दी हुई थी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जैसे लगा हुआ है, ये सब इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। तो यहाँ पर इस कंपाउंड की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करनी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, 6H5CH2 और CN की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट किया। इसी तरह से बाकी रिएक्शंस को भी हमने कंप्लीट किया है। जैसे सेकंड में है NH2OH, जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से यहाँ पर एल्डिहाइड और इस कीटोन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH में हो रही है, तो यहाँ से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है इसका। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, जिसमें इथेनोइक एसिड की रिएक्शन PCl3 के साथ की गई है, तो यहाँ पर हमें रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल गए हैं इसके लिए। और फाइनली लास्ट जो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें CH3OH और CH3COOH रिएक्शन कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमें एस्टर प्रिपेयर हो रहा है, एस्टर यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है और इस रिएक्शन का नाम है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के HBSC क्वेश्चन पेपर 2023 के कोड डी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये कंप्लीट कोड समझ में आया होगा।